बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 22 के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं कन्वर्जेंस से रिलेटेड, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से रिलेटेड, इस तरह ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में आइसोमेट्री क्या होती है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम आज के लेसन में पढ़ेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से। फॉर इंस्टेंस कि आज की हमारी जो कोर्स आउटलाइन है, बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के मतलब कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई करती हैं। फर्दर द Cauchy-Schwarz inequality, the most important inequality. Look, we shall see here that in the terms of we have whenever हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पे Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी किस तरह से वर्क करती है, और कन्वर्जेंस के हवाले से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इनइक्वालिटी। एंड देन वी शैल सी अबाउट द कंटिन्यूटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में मैप किस तरह से कंटिन्यूस होते हैं। देन कंप्लीटेशन एंड आपके पास आइसोमेट्री रूल के कॉम्प्लीमेंटेशंस, आप किसी भी स्पेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको कंप्लीटनेस चाहिए होती है। बहुत सारी स्पेसेस कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर आप उनका क्लोजर ले लें तो वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपको कंप्लीशन मिल जाती है। जिस तरह के डेंस सबसेट्स, सेपरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीशन रिजल्ट जो है इसमें मिल जाती हैं। And then at the end we shall see about the subspaces of inner product spaces, के inner product spaces की subspaces क्या होती हैं और वो किस तरह के results को hold करती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ना properties of inner product spaces को discuss करने जा रहे हैं। properties of inner product spaces में जिस तरह की चूँकि यूजफुल चीज़ जो है ना वो Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी से स्टार्ट होती है, प्लस द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्या है इसमें, ये दो चीज़ें आपके पास बहुत ही यूजफुल हैं। यानी कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास कोई इनर प्रोडक्ट है, यानी कि बात वही है कि आपके पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आपने एक इसके ऊपर मैपिंग ले ली एक्स क्रॉस एक्स से, इस तरह के एक्स क्रॉस एक्स को ये मैप जो है ना वो किसी भी रियल नंबर पर मैप करती है। रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे भी आपको मैं बताऊँ कि जो कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं ना कि एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है वाई ओ एक्स के, इसके जो है ना कंजुगेट, इसका जो है ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की इक्वल। तो उस वजह से वो तभी होता है कि अगर आपका नंबर कॉम्प्लेक्स हो, अदरवाइज तो इसके बार के इक्वल नहीं होगा। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जब हम नॉर्मल स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी फील्ड को उमूमन महसूस करते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्पेस, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपका हर रियल नंबर जो है ना एक्स प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट्स अ रियल नंबर। नाउ इस रियल नंबर को आप आर के सेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में भी लिख सकते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ नाउ द सी सेट। तो आपका हर जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, इस तरह वो इस सेंस में भी कवर अप हो जाती हैं चीजें। इन इनर प्रोडक्ट स्पेस है आपके पास, यानी कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ऊपर हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, एंड द करस्पॉन्डिंग नॉर्म सेटिस्फाइज द Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी, कि हमारे पास एक नॉर्म है वो Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है एज फॉलोज, किस तरह की फॉर्म में, दैट इज द नॉर्म द मॉड वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट। अब देखें ये क्या है, आपके पास ये कोई रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जब आप मॉड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के ऊपर हमेशा मॉड वैल्यू ही लेते हैं। दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स टाइम्स द नॉर्म ऑफ वाई, यानी कि फॉर ऑल एक्स वाई वी हैव दिस इनइक्वालिटी, के जब भी हमारे पास नॉर्म आएगा हम इसको इस सेंस में लिख सकेंगे, और ये हमें बेसिकली क्या देगा, इट्स आल्सो गिव अस द एंगल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये आप इसको फिंगर टिप पे कर लीजिएगा प्लीज, बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा कि दी मॉड वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स इनटू द नॉर्म ऑफ वाई। ये वो चीज़ है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कन्वर्जेंस के रिजल्ट्स में, कंप्लीटनेस के हवाले से और कंटिन्यूटी के हवाले से भी, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे हमारी एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी मदद से सॉल्व की जाती हैं, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। फर्दर द नॉर्म ऑल्सो सेटिस्फाइज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि नॉर्म स्पेस जो है ना आप जो आप इनर प्रोडक्ट स्पेस से एक नॉर्म इंड्यूस करते हैं, नॉर्म हमेशा ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। एक्स प्लस वाई नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, वेयर द इक्वालिटी साइन होल्ड इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल टू 0, या तो आपके पास ये वाई इक्वल टू 0 है एक बात, या दूसरी बात ये है कि एक्स इक्वल टू द सी टाइम्स वाई,
कि x और c ये क्या है, आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर फॉर वेयर c इज सम रियल और रियल नंबर विच इज पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर आप c ले रहे हैं, या तो आप ये साइन ले लें x और y में ये रिलेशन, तब ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये हमेशा इससे लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगी। अब y का जीरो होना, सपोज अगर आप जिस तरह y यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, द थिंग इज ऑब्वियस कि यहाँ पे y भी जीरो है तो y का नॉर्म हमेशा जीरो होगा, यहाँ पे आपके पास x सिर्फ x नॉर्म रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू x, इक्वलिटी होल्ड। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे x को जो है ना c टाइम्स y पुट कर लेते हैं तो c टाइम्स y, आपके पास यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ जाएगी, 1 प्लस c आप बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह आप पुट कर लें c टाइम y तो आप 1 प्लस c यानी कि c कॉमन आ जाएगा, तो ओवरऑल आप अगेन देख सकते हैं कि रिजल्ट की क्वालिटी जो है वो बड़े आराम से ऑब्टेन हो जाती है इन दिस केस। नाउ सबसे पहले हम कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की बात करेंगे और इसके प्रूफ के हवाले से भी कि आपके पास फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू द सेट एक्स, आपके पास जो भी एक्स वाई आप अपने इस सेट एक्स से ले रहे हैं जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, वी ऑलवेज कैन प्रूव दैट के the mod value of inner product of x y is less than equal to the norm of x times the norm of y। इसको हम प्रोसीड करते हैं। अगर तो पहली बात यह है y इक्वल टू जीरो हो, अगर हम सपोज करते हैं y जीरो है तो हमें पता है कि आपके पास ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x कॉमा जीरो इज सेम एज द जीरो कॉमा x एंड इट विल ऑलवेज इक्वल टू द जीरो फॉर ऑल x। जो भी आप x में से लेते हैं हमेशा आपके पास इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो गौर करें, अगर y जीरो है तो वो ये क्या कर देगा, इस चीज को जीरो कर देगा। y जीरो है तो y का नॉर्म भी जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ y इक्वल टू जीरो, हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉर्म स्पेस की, तो जीरो इक्वल टू जीरो रिजल्ट ऑब्वियसली आपके पास प्रूव हो जाता है। नाउ इसका मतलब ये है वी आर इंटरेस्टेड दैट कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसका नॉन ट्रिवियल केस को स्टडी करते हैं। जब y नॉन जीरो है तो लुक एट द इंपॉर्टेंट केस कि हम अगर ये कहें जीरो इज लेस देन इक्वल टू द x माइनस अल्फा y नॉर्म स्क्वायर। देखें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपके पास ना x नॉर्म हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है। कोई भी आप चाहे जो जिस मर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस चीज का मर्जी है नॉर्म ले, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। और अगर आप इसको ये फॉर्म ले लेते हैं तो इट इज वेरी obvious thing that we can express it into the form of inner product। हम इसे inner products के terms में लिख सकते हैं what के is the inner product of x minus alpha y with inner product of x minus alpha y again। तो आपके पास अगर आप इसे ओपन करें या प्रॉपर्टी अप्लाई करें, it is very natural that we attain that it is nothing but the inner product with x पहले के साथ आ जाएगा। इसी तरह inner product with x का with y आ जाएगा। और जो आपके पास कॉमन है, सपोज यानी कि अगर मैं आपके पास यहाँ पे एलिमेंट भी आपको लिख के दिखाऊं ना, तो यू हैव कि आपके पास पहले क्या आ जाएगा, x का इनर प्रोडक्ट आप ले लेंगे x माइनस अल्फा y के साथ, फिर आपके पास ना माइनस कॉमन है यहाँ से अल्फा y भी, तो माइनस अल्फा के साथ जो आएगा तो माइनस अल्फा बाहर ले लेते हैं। द रेस्ट थिंग इज दैट y का आप इनर प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, x माइनस अल्फा y के साथ। ये आपके पास स्टेप इस तरह से प्रोसीड हो गया। मैंने आपके सामने देखे यहाँ पे प्लस अल्फा वाई अंदर लिखना था, लेकिन मैं प्लस यहाँ पे था, माइनस अल्फा अंदर था, तो मैं वहां से बाहर भी ले आया, यानी कि जस्ट आई ऑब्टेन समथिंग डायरेक्ट। और अगर आप यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, और जो माइनस अल्फा है वो आपके पास यहाँ से दोबारा बाहर कॉमन आके आपको यहाँ पे ये टर्म मिल जाएगी। अगर आप इसमें मजीद स्टेप चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, तो वन कैन राइट हियर दैट इट इज द एक्स का, पहले तो आप इस दोनों को इस तरफ लेके आए तो x के साथ इनर प्रोडक्ट ऊपर आपके पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इस टर्म को फर्स्ट लेके आ चुके हैं। देन माइनस टाइम जब ये बाहर आएगा तो अल्फा के ऊपर भी छोटी सी बाहर आ जाएगी, मे बी अल्फा इज अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपके पास फील्ड कम्प्लेक्स होती है उमूमन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको बाहर हम माइनस के साथ लेके आएंगे, द रेस्ट ऑफ थिंग इज दैट द y ओ x का इनर प्रोडक्ट और ऊपर बाहर भी आएगी। उसकी क्या वजह है, देखें जब आप इस टर्म को पहले लिख लेते हैं तो माइनस अल्फा बाहर और y का इनर प्रोडक्ट विद x होगा और ऊपर बाहर भी आएगी, और यहाँ पे आपके पास ये स्टेप आ गया। देन फर्दर अब आपके पास इसके बारे में अगर आप गौर करें तो हम इसको भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, और अल्फा कॉमन, तो आपके पास प्लस, यानी कि यहाँ से हम इसमें इस चीज को लिख सकते हैं फर्दर, अल्फा आपके पास सेम कॉमन ही रहा बाहर। अगर आप इसको इंटरचेंज करके लिखें इस टर्म को, सिर्फ इस पर फोकस करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले x का इनर प्रोडक्ट विद y
एक बात। फिर आप माइनस यहाँ से अल्फा को बाहर कॉमन लेंगे तो वो अल्फा के ऊपर बार भी आ जाएगा, और द रेस्ट ऑफ थिंग इज दैट कि y का इनर प्रोडक्ट विद y, यहाँ पे आप अच्छा यहाँ पे भी आपके पास बार आएगा। उसकी वजह क्या है कि हम इसका इनर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज किया इस वजह से। और यहाँ पे आपके पास अगेन y का इनर प्रोडक्ट विद y, और ब्रैकेट क्लोज हम करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पे अल्फा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। द थिंग इज वेरी नेचुरल कि एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो एक्स के इक्वली होता है। उसकी वजह ये है कि ये नॉर्म के बराबर होता है, और नॉर्म जो है वो रियल नंबर होता है, कम्प्लेक्स नहीं रहता। आपके पास ये चीज आ गई। इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज करके लिखें देन यू विल गेन द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और फिर माइनस अल्फा का अगर आप यहाँ पे सेम यही रहेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करें, वन कैन राइट हियर दैट इट्स नथिंग बट वाई का इनर प्रोडक्ट विद एक्स, अल्फा बार बाहर ही रहेगा, वाई वाई का इनर प्रोडक्ट के ऊपर बार है, इट्स नथिंग बट ओनली द वाई नॉर्म स्क्वायर, ये रियल नंबर हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ से बार भी हटा देते हैं। तो हमारे पास ये बड़े आराम से ये इक्वेशन आपके पास आ गई। वी सेट दिस एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट के, ये आपके पास एक खास एक्सप्रेशन है इन द ब्रैकेट इज जीरो। अगर ये जीरो हो आपके पास ना, सपोज दैट के ये कब जीरो हो सकती है, अगर तो आप कोई ऐसी टर्म डिफाइन करें कि आपके पास ये चीज जीरो हो जाए, तो हम फिर कुछ चीजें देखने की तरफ आ रहे हैं। हम एक यानी कि वी आर फोकस हेयर कि हम इस टर्म को जीरो कर दें। उसकी एक खास वजह है जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले इसको जीरो करने के लिए क्या चीज जरूरी है, आप अल्फा बार को क्या डिफाइन करें, ये आपके पास कोई नंबर है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं y का x के साथ इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय y का इनर प्रोडक्ट, तो देखें y से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ y x के साथ का x के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये दोनों की सब्ट्रैक्शन आपको जीरो दे देगी। यहाँ पे जीरो टाइम अल्फा मेक्स जीरो, तो बाकी चीज आपके पास ये इक्वालिटी जीरो से ग्रेटर रहेगी। फिर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करके चीजों को बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ वी चूज दैट, इस जीरो बनाने के लिए हम अल्फा बार को ये चीज चूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी ये वाली टर्म जो है ना वो बड़े आराम से जीरो हो जाएगी। जिस तरह आप देखें, जस्ट अल्फा बार को यहाँ पे पुट करके देखें, कैंसिलेशन, एंड देन ये आपके पास दिस माइनस दिस जीरो, अल्फा टाइम जीरो इज जीरो। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, इट्स मीन दैट कि जीरो से ग्रेटर देन क्या आ गया, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फा बार जो आपने यहाँ पे यूज किया वही आप यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, वाई एक्स, यानी कि देखें वाई एक्स ये वाला डिवाइडेड बाय वाई वाई, और यहाँ पे एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। अगर आप गौर करें तो ये आपको क्या देगा, दिस इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस अगर आप ये गौर करें तो ये आपके पास क्या है, इट्स दे आर द बोथ आर अपोजिट। अगर आप इसको इंटरचेंज करके भी लिखें ना तो हम इसे लिख सकते हैं वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट, अगर आप देखें ये है, और आपके पास दूसरी टर्म क्या है, एक्स एक्स वाई, ये दो है ना यहाँ पे ऊपर, ये वाली दो प्रोडक्ट हो रही हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का इनर प्रोडक्ट विद वाई, ऊपर बार डाल दें, बाकी आपके पास एक्स वाई रह गया। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, व्हाट हैपन, इट विल गिव यू द मॉड वैल्यू ऑफ दिस टर्म, और ना सिर्फ मॉड बल्कि इसका स्क्वायर, क्योंकि z इंटू जेड बार क्या होता है, z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z का स्क्वायर, तो आपके पास एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डिवाइड में फिर वो y इंटू वाई का इनर प्रोडक्ट y नॉर्म स्क्वायर होता है, और द थिंग्स आर नाउ फिनिश्ड। y देखें अगर आपके पास क्या आ गया, जीरो से ये ग्रेटर है। अब अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड y, बिकॉज अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका मतलब क्या है कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। मैंने सिंपल क्या किया, एलसीएम ले रहा हूँ, यानी कि किसका, वाई नॉर्म स्क्वायर। यहाँ पे कुछ ना हो तो आपके पास वन होता है, और मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और आपके पास यहाँ पे माइनस द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई नॉर्म स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, एंड अगेन वन कैन रीराइट इज कि आप यहाँ पे इसको दोबारा लेके आ सकते हैं इस चीज को, कि ये माइनस वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, एंड वन कैन राइट हेयर दिस नॉर्म, इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अब दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, what happen if we apply the square root on both sides, आप दोनों तरफ square root डालें, तो hence you conclude the result that the absolute value of inner product of x y will always less than equal to the norm of x times the norm of y, and hence we conclude the result। आपके पास ये आंसर आ जाता है।
स्क्वायर रूट लेने से हमने अपना आंसर ऑब्टेन कर लिया, वन हमने प्रूव कर ली। दिस इज द वन इक्वेशन। यानी कि अब हम बात करते हैं इक्वालिटी के, कि इक्वालिटी होल्ड्स इन द डेरिवेशन इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू द जीरो। जिस तरह y इक्वल टू जीरो है, मैंने आपसे यहाँ पे भी अर्ज किया कि आप y जीरो कर लें, y इधर भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो के केस में ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एंड द रिजल्ट इज ऑब्वियस। एंड फर्दर इफ y एंड अब अगर आपके पास ना x इज इक्वल टू, अगर आपके पास x जो है वो माइनस अल्फा y के स्क्वायर के इक्वल है, वहां से भी आप देख सकते हैं चीजों को बाय द लीनियरली डिपेंडेंस केस विच शोज दैट के दीज आर द लीनियरली डिपेंडेंट। के आपके पास अगर जीरो है तो उस केस में क्या होगा, आप इनको एक तरफ ला के सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वाई, कि दोनों एक दूसरे के, देखें आपके इसका मतलब क्या है, x अगर आपके पास अल्फा वाई की फॉर्म में है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन कैन राइट हियर अल्फा माइनस वाई इक्वल टू द जीरो। दिस मीन दिस इट्स नॉर्म स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू द जीरो। यानी कि ये जीरो और ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंस आपको मिल जाती है कि ये वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे उस केस में आपके पास अगेन यू विल अटेन द इक्वालिटी साइन इन कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। नाउ वी प्रूव द सेकंड आपके पास क्या है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके पास हमेशा होल्ड करती है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x प्लस द नॉर्म ऑफ y। अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। वी हैव, अगर हम इसको फर्स्ट साइड को लें, इसका स्क्वायर लेके ना, इस वजह हम लेते हैं ताकि हमें बार बार स्क्वायर रूट ना लेना पड़े और हम आखिर में स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड वी अटेन द रिजल्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसका स्क्वायर लेके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज करेंगे। अगर आप इसे ओपन करेंगे ना तो आपके पास बड़े आराम से आ जाएगा द नॉर्म ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनर प्रोडक्ट प्लस वाई एक्स इनर प्रोडक्ट प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बड़े आराम से देख सकते हैं इस इक्वेशन को। अगर नहीं है तो आप प्लीज मेक श्योर दैट कि आपकी इसमें लाजमी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह क्वेश्चन को ओपन किया जाता है। अब आप कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई करें। देखें वो कैसे, आपके पास के हमें पता है कि आपके पास मॉड वैल्यू ऑफ एक्स वाई लें तो वो इक्वल होती है मॉड वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि नॉर्म के मॉड के अंदर तो दोनों का कंजुगेट का किसी भी z का जो है ना मॉड आप लें एक रियल नंबर आता है, z मॉड का कंजुगेट लें वो भी रियल नंबर आता है और अभी हमेशा इक्वल ही रहते हैं और दोनों की दोनों रियल नंबर ही होते हैं। इस वजह से आप इसको इंटरचेंज करें ना करें, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ फर्स्ट इनटू द नॉर्म ऑफ सेकंड। ये हमेशा हमारे पास होता है, यानी कि ये हमने कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की बदौलत हमने दोनों को कह दिया। अब देखें आपके पास ये क्या है, x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर दैट इज इक्वल इसके है, तो व्हाट हैपन अगर हम ये कह दें दैट इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर प्लस, अब देखें हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एब्सोल्यूट डालते हैं तो ये हमेशा इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा फर्स्ट, यानी कि ये हमेशा अपनी मॉड वैल्यू से लेस होगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हो सकता है चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। प्लस इसी तरह आप यहाँ पर भी मॉड डाल दें तो यू हैव, आपके पास क्या आ जाएगा, वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट की मॉड वैल्यू प्लस ये सेम नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसकी मॉड फॉर्म में ले लिया इस तरह। और देखें अब आपके पास मॉड में तो दोनों इक्वल होती हैं, जिस तरह कि यहाँ पे भी लिखा गया आपके सामने, तो इस वजह से 1 प्लस 1 2 टाइम्स आप कह सकते हैं इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ये चीज आपके पास आ गई, दैट इज लेस देन इक्वल टू द मॉड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये क्यों आया, बिकॉज जस्ट वी अप्लाई द कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। हमने कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई की है कि आपके पास ये भी और ये भी दोनों जो हैं इसके लेस देन इसके नॉर्म है, तो ये 2 टाइम 2 बाहर ही रहेगा। वन कैन राइट हियर दैट इट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कन्वर्जेंस में, इक्वेशंस के रिजल्ट को प्रूव करने में, तो आप देखेंगे मजीद भी बाकी इसका इंपॉर्टेंट यूज। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें ये क्या है, नॉर्म ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, और है भी सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्चुअली द नॉर्म ऑफ इट्स अ होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज नथिंग बट द फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड
फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर की फॉर्म आपको मिल गई। व्हाट हैपन इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, देन यू ऑब्टेन दिस इक्वेशन नंबर 2। ये जिसका नाम हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 रखा था, ये आपके पास प्रूव हो जाती है। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, हमें क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। अमूमन नॉर्म के रिजल्ट, इनर प्रोडक्ट के रिजल्ट जो होते हैं या वेशनल इक्वालिटी के रिजल्ट, वो हम स्क्वायर लेके शुरू करते हैं और आखिर में स्क्वायर रूट अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट्स को अटेन कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना ये एक इंपॉर्टेंट वे है ताकि आप बार बार स्क्वायर रूट से बच सकें। तो आखिर में एक दफ़ा आप इक्वालिटी ला के फिर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स, एंड मतलब चूंकि आपके पास ये इससे लेस है तो नाउ व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वो भी इससे लेस होगा। इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ। इक्वालिटी कब होल्ड करती है हमारे पास? इफ एंड ओनली इफ के देखें जब ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ये इसकी इक्वल है, अगर यही वाली वैल्यू इस चीज की इक्वल आ जाए तो आपके पास इक्वल का साइन आ जाएगा। सपोज दैट कि अगर ये इक्वल हैं तो हम देखते हैं कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू हमारे पास आती है। अगर हम ये ले लेते हैं तो आपके पास देखें एक तरफ क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये एक रियल है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये रियल है। इस तरह के आपके पास ऑपोजिट चीजें हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द टू टाइम ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये टू टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस है। तो आपके पास क्या आ जाता है, हिंस वी ऑब्टेन दैट कि रियल पार्ट जो है वो आपके पास इससे ग्रेटर है बाय कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमेशा इससे ग्रेटर होता है और इक्वल कब होता है? जीरो के केस में। हिंस वी कंक्लूड दैट आइदर ये जीरो हो या ये दूसरा उसके इसके साथ ना इसके के आपस में ये दोनों प्रोपोर्शनल हो, तब जाके आपके पास वन कैन सी दैट कि बोथ आर इक्वल, अदरवाइज नॉट। क्योंकि प्रोपोर्शनल होंगे तब भी आपके पास क्या होगा, दोनों साइड्स में इक्वालिटी आ जाती है। हेंस द रियल पार्ट इज आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो फॉर सी इक्वल टू जीरो। इट फॉलोज दैट कि आपके पास ये रिलेशन जो है वो आपके पास इक्वालिटी वाइज प्रिजर्व करता है, अदरवाइज ये लेस देन इक्वल टू रहेगी। तो आपने ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे कि आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमेशा एक्स वाई मॉड का इनर प्रोडक्ट हमेशा लेस देन होता है नॉर्म ऑफ एक्स टाइम्स द नॉर्म ऑफ वाई के। अच्छा, और ये भी याद रखिएगा कि ये वाली चीज हमेशा लेस देन होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई से, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम कहते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक्स प्लस वाई का जो आप नॉर्म लेते हैं, देखें ये क्या है, नंबर है, ये भी आपके ये पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और दोनों में इक्वालिटी तब होल्ड करती है आइदर कोई एक वेक्टर इसमें से जीरो हो या कोई एक वेक्टर दूसरे के कोई स्केलर मल्टीपल हो। अगर इस तरह की सूरत है तब इक्वल आएगा, इक्वल दोनों में साइन आएगा, अदरवाइज दे आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ज़ इक्वालिटी कब होगी, जब कोई एक इसमें से जीरो होगा या दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अब हम इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट विल यूज टू प्रूव ओवर एंड ओवर अगेन कि बहुत सारे आपके कन्वर्जेंस के रिजल्ट्स और बहुत ज्यादा चीजें इसकी मदद से सॉल्व होती हैं। अनदर फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज इन द कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी ये बड़े हद तक यूज होता है। फॉर इंस्टेंस के अब आपके पास क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखें कंटिन्यूटी क्या होती है, नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई फंक्शन f आपके पास कंटिन्यूस होता है, f इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ अगर xn जो इफ एंड ओनली इफ xn अगर x को कन्वर्ज करता है तो दिस इंप्लाइज f ऑफ xn जो है वो f ऑफ x को कन्वर्ज करे। यहाँ पे अगर आप f ऊपर अप्लाई करें देन देयर कन्वर्जेंस विल रिमेन सेम। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी होती है, जनरल डेफिनेशन ना, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है कंटिन्यूटी का। मैट्रिक में भी ये चीज होल्ड है। तो क्या कंटिन्यूटी जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस भी क्या कंटिन्यूस है? नाउ लुक एट हियर कि इफ इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस xn एक सीक्वेंस है जो x को कन्वर्ज करता है, yn एक सीक्वेंस है जो y को कन्वर्ज करता है, देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ xy कन्वर्जेंस टू the xn yn convergence to the xy। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये इसका मतलब ये है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस भी आपके पास कंटिन्यूस है।
देखें मैट्रिक्स स्पेस में हमने ये प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी कि xn अगर x को कन्वर्ज करता है, yn y को कन्वर्ज करता है, तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट कि d ऑफ xn yn कन्वर्जेस टू द d ऑफ xy। वहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखें ये हो सकता है नेगेटिव हो, ये हो सकता है नेगेटिव हो, ये नॉन नेगेटिव किसी नॉन नेगेटिव को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आपके पास ये ज्यादा जनरल है इन द सेंस कि ये आपके पास मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्जेस टू मे बी द पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंपॉर्टेंस चीज डिफरेंट है। अब देखें हम इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। हमने इसकी प्रूफ शो करने है, जैसे हम कहते हैं ना x कोई रियल नंबर है, सपोज दैट यहाँ पे मैं रियल नंबर कहता हूँ कि r कोई रियल नंबर का सीक्वेंस है, वो किसी r को कन्वर्ज करता है कब, जब हम कहते हैं rn माइनस r का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो। ये कह देते हैं ये दूसरे नंबर पे rn माइनस r का जो मॉड है दैट कन्वर्जेस टू द जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होती हैं, हम कोई एक अप्लाई करते हैं, तो ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ना देखें अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें, इसको प्रूव करना है। नाउ स्टार्ट विद द इनर प्रोडक्ट ऑफ xn yn विद इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम देखें तो क्या ये गोज टू जीरो है। अब आपको पता है कि आपके पास ये चीज है दैट इज इक्वल टू, हम एक ही खास टर्म इसमें ऐड करने जा रहे हैं। एक में xn y है, माइनस भी करते हैं, xn y इसमें प्लस भी करते हैं। ये दोनों ये जो हम टर्म इसमें प्लस भी की माइनस भी की तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब फर्क पड़ेगा जब हम कहेंगे दैट इज लेस इक्वल टू द मॉड प्रॉपर्टी ना, कि हमें पता है कि आपके पास ना a प्लस b का अगर आप मॉड लें दैट इज ऑलवेज लेस देन द मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, क्योंकि अब आपके पास ना मॉड लेने की वजह से रियल नंबर बन गया है। तो आप देखें आप कह सकते हैं मॉड ऑफ फर्स्ट इनटू द मॉड ऑफ सेकंड, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रिसाइजली आपके लिए लिखूं तो आप इसे कह सकते हैं दैट इज द लेस देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ xn yn माइनस xn y। ये आपके पास आ गया इसका मॉड प्लस द मॉड वैल्यू ऑफ xn y का इनर प्रोडक्ट माइनस x y इनर प्रोडक्ट, ऊपर मॉड है। अब यहां पर देखिए ये मॉड है आपके पास। अब अगर आप देखें इसमें कॉमन क्या है आपके पास, अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, xn दोनों में कॉमन, यहाँ पे yn y चूंकि मॉड है तो उसमें आपके पास आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ऊपर बाहर नहीं आएगा, कंजुगेट नहीं आएगा, क्योंकि मॉड हमेशा रियल पॉजिटिव रियल नंबर होता है और आपको पता है रियल नंबर में z इक्वल टू z बार होता है अगर नंबर आपके पास z रियल हो तो इस वजह से आप यहाँ से z को कॉमन ले लें दोनों में से, तो इट विल के आपके पास इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ xn माइनस yn इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद yn माइनस y का मॉड वैल्यू, चूंकि मॉड आपके पास बाहर है। अगेन द मॉड वैल्यू ऑफ, यहाँ पर भी अगर आप इसको क्लोज करें तो y सेम है, y एक दफा आ जाएगा, देन यू हैव xn माइनस x आ जाएगा। जो वही आपने इसको क्लोज किया इस फॉर्म में कि ये y जो है फर्स्ट के साथ भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सेकंड के साथ भी ये आपके पास ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर सिंपल ये है कि आप सिंपल इसको इंटरचेंज करें फिर आप कॉमन लें तब आपके पास ये रिजल्ट आएगा। लेकिन चूंकि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इंटरचेंज हम कर सकते हैं क्योंकि मॉड आपको हमेशा जो है वो रियल वैल्यू देता है, तो रियल वैल्यू में इंटरचेंजिंग करना कोई इशू नहीं है, वहां पे बार नहीं आता क्योंकि बार अगेन ना उसकी इक्वल ही होता है इस वजह से। अब आपके पास यहाँ पे कॉशी वाज इनइक्वालिटी लग सकती है। कॉशी वाज इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, दी एक्स वाई का जो भी दो नंबर है आपके इनर प्रोडक्ट का लेते हैं का मॉड वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू द इनर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दो टर्म्स का इनर प्रोडक्ट है, दैट इज लेस देन टू इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइम्स द वाई n माइनस y का इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, द इनर प्रोडक्ट ऑफ xn माइनस x, द नॉर्म ऑफ x माइनस x, xn माइनस x का नॉर्म टाइम्स द नॉर्म ऑफ y। अच्छा ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हमें गिवन है xn x को कन्वर्ट करता जाता है तो हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है। इसका क्या मतलब है, अगर आप इस टर्म पे गौर करें इसका मतलब क्या है कि xn माइनस x का जो नॉर्म है that converges to zero as n tends to infinity, जब भी n infinity को टेंड करेगा। सिमिलरली y n y को कन्वर्ज करता है, इसका क्या मतलब है कि y n माइनस y का जो नॉर्म है that converges to the zero as
n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ये हमारे पास इसका मतलब क्या है, जब हम लिमिट ले लेते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म आपके पास जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी, ये टर्म भी जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी, एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है। इस वजह से ये आपके एक्स क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, इस वजह से नॉर्म कोई फाइनाइट नंबर होगा, ये भी फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि जिस टर्म को वो कन्वर्ज करता है वो फाइनाइट नंबर होगा, तो फाइनाइट नंबर का नॉर्म भी फाइनाइट होता है। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस इज जीरो, और ये मॉड वैल्यू है। मॉड वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मॉड वैल्यू की जो लोअर बाउंड है वो जीरो ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वाली टर्म जो है ना वो कन्वर्जेस टू जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये वाला नंबर, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई का जो मॉड है दैट कन्वर्जेस टू द जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने की वजह से ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये सीक्वेंस एक्स एन वाई एन दैट दिस वन कन्वर्जेंस to the inner product of xy. The inner product of xn and yn converges to the inner product of x and y as n tends to infinity. Hence, we obtained such result. तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट वे है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी किस तरह से यूज की, और बहुत सारी कन्वर्जेंस है, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस में कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और बाकी इस तरह की अप्रोचेस से हम सॉल्व करते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आइसोमेट्री के बारे में बात करते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है। मैट्रिक्स स्पेस में तो हम देख चुके हैं। एज अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस लेमा कि हमने कंटिन्यूटी देखी, लेट अस प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस कैन बी कंप्लीटेड, कि आपके पास हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कंप्लीट हो सकती है। कंप्लीटेड का मतलब ये है कि आपने जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी स्पेसेस में कंप्लीट नहीं होती, लेकिन आप उसका कोलेयर लें तो कंप्लीट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस आपके पास ना बहुत छोटा सा सेट लेता हूं, 0 और 1, ये ओपन सेट है, इट्स नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। क्यों? उसकी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि आपका एक सीक्वेंस है एक्स एन जो कि 1/n सीक्वेंस है। ये किसके अंदर है, आपके पास ये सीक्वेंस आपका ना कंटेन करता है इस सेट के अंदर 0 और 1 के अंदर। अब सारी टेकिंग टर्म इसके अंदर ही है, लेकिन आप देखते हैं बट एक्स एन जो है वो कन्वर्ज किसको करता है, ये 1/n सीक्वेंस जो है ना 0 को कन्वर्ज करता है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन ये पॉइंट आपका जो है ना कन्वर्जेंस पॉइंट, ये आपके पास 0 और 1 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। ये सीक्वेंस आपका कॉशी भी है, 1/n इज अ कॉशी सीक्वेंस विच इज इन द इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल, बट दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेंस टू दिस इंटरवल, ये इसके अंदर कन्वर्ज नहीं करता whenever n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये स्पेस कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो ही आप इस स्पेस का कोलेयर लेते हैं 0 1 स्पेस, इसका कोलेयर ले लें तो आपके पास क्या स्पेस आ जाएगी, आपके पास क्लोज सेट आ जाएगा। अब आपका हर सीक्वेंस इसके अंदर कन्वर्ज करेगा। आप ये सीक्वेंस ले लें, वो भी 0 को कन्वर्ज करते हैं, 0 अब इस सेट का हिस्सा है, तो आप कंप्लीटेशन कर सकते हैं। इसी तरह इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी ये खूबी है कि आप हर स्पेस की कंप्लीशंस कर सकते हैं इन अ हिल्बर्ट स्पेस, एंड इट्स अ यूनिक एक्सपेक्ट फॉर आइसोमॉर्फिज्म, कि आप एक्सेप्ट फॉर आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के अलावा ये हर एक के लिए यूनिक है, जिस तरह हम पहले देख चुके हैं कि आइसोमॉर्फिज्म से मुराद ये है कि आपको कोई और ऐसी स्पेस मिलती है जो उसके आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। तो हो सकता है वो आपस में दो डिफरेंट आपको आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक स्पेसेस तो मिल सकती हैं, वो डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज इसकी कंप्लीशन जो है वो, अगर ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई दूसरी स्पेसेस के आइसोमॉर्फिक नहीं है, फिर वो इसका यूनिक ही कंप्लीशन होगी अदरवाइज। Hereby the definition of isomorphism is as follows. अब isomorphism आपके पास inner product space में क्या है कि n isomorphism T of an inner product space X onto inner product space X tilde, ठीक है, आपके पास over the same field is a bijective linear operator T from X to the X tilde which preserve the inner product, जो inner product भी preserve करता है। देखें, बाइजेक्टिव प्लस लीनियर, ये दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। ऐसा ऑपरेटर जो x से x पे है, दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस पर है ना, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस x है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस y है। आप एक आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, एक लीनियर
बाइजेक्टिव ऑपरेटर x से x स्टार पर विच प्रिजर्व इनर प्रोडक्ट, जो इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करे कि जो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे भी इनके तहत भी हो, एंड ऑल्सो दैट इज फॉर ऑल एक्स वाई द इनर प्रोडक्ट ऑफ tx ty is same as the inner product of xy। अब ये इनर प्रोडक्ट आपके पास कहाँ पे है, ये देखें, ये आपके पास x स्टार के अंदर है, क्योंकि tx जो है वो x स्टार का एलिमेंट होता है, x स्टार के एलिमेंट्स के दरमियान इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है, यहाँ पे एलिमेंट x के एलिमेंट के दरमियान इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है। अब गौर करें ना तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपस में इक्विवेलेंट है। जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीट्रिक में देखा था कि d ऑफ tx ty इज इक्वल टू द d ऑफ xy, तो हम कहते हैं it's a isomorphism of mapping T in the metric space। इसके बाद हमने नॉर्म स्पेस में देखा था कि x माइनस वाई नॉर्म जब आप लेते हैं वो सेम आपके पास वही आए, दी नॉर्म ऑफ tx माइनस ty। ये आपके पास आइसोमेट्री है या आइसोमॉर्फिज्म है, कहाँ पे, नॉर्म स्पेस में। अब हम चीजें देखने जा रहे हैं, देखें आपके पास चीजें किस तरह से एक्सटेंड होती हैं और किस तरह से आपस में कनेक्टेड भी हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के तहत कि आपके पास वो मैपिंग वही लीनियर बाइजेक्टिव जो कि हर कोई होती है, चाहे मीट्रिक स्पेस स्ट्रक्चर है या नॉर्म स्पेस स्ट्रक्चर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी वही बाइजेक्टिव लीनियर मैप होगी जो प्रिजर्व करे इनर प्रोडक्ट, प्रिजर्व करे मैपिंग सच दैट के tx ty का इनर प्रोडक्ट वही हो जो tx और ty का, यानी कि ये प्रोडक्ट वही हो जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है। तो हेयर आपके पास we denoted inner product on x and x tilde by the same symbol। अब देखें, हो सकता है कि इसका इनर प्रोडक्ट किसी और रूल के तहत है, यानी कि यहाँ पे x1 होता है, x2 हो सकता है, मुख्तलिफ स्पेसेस हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिनोटिंग में कोई मसला नहीं है क्योंकि आपके पास आंसर हमेशा यहाँ पे रियल नंबर आता है। ये हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, ये भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है क्योंकि ये हो सकता है इसका आंसर नेगेटिव आए, इसका भी नेगेटिव आएगा, ये हो सकता है पॉजिटिव आए, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी इवन हो सकता है। जबकि ये आपके पास क्या है, मीट्रिक स्पेस की जो रेंज होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। इस तरह नॉर्म स्पेस भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर मैप होता है, लेकिन ये किसी कम्प्लेक्स नंबर पर मैप होता है या रियल नंबर पर। ज्यादातर हम कम्प्लेक्स नंबर ही स्टडी करते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो हम कहते हैं x बार इज देन कॉल्ड आइसोमॉर्फिक टू x। x टिल्डा को हम कहते हैं इसके आइसोमॉर्फिक है, या x टिल्डा भी x के आइसोमॉर्फिक है, या x टिल्डा के आइसोमॉर्फिक है, स्पेसेस हैं, एंड x एंड x कार आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ये दोनों आपके पास ना आइसोमॉर्फिक इनर प्रोडक्ट स्पेसेस कहलाएंगी, क्यों कि इनके दरमियान एक t ऐसी मैप जरूर एग्जिस्ट करती है, कम से कम एक मैप, सच दैट कि आपके पास आप इनका वो मैप t जो है वो बाइजेक्टिव भी है, लीनियर भी है आपके पास ऑपरेटर, और प्लस वो नाम भी प्रिजर्व करती है कि इनर प्रोडक्ट tx ty लें तो वो सेम वही आता है जो इनर प्रोडक्ट x और y का है। तो इस वजह से हम कहते हैं नोट दैट द बाइजेक्टिविटी एंड लिनियरिटी गारंटीज दैट t इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म ऑन x onto x tilde so that t preserve the whole structure of inner product space। यानी कि ये देखें आपको सारा नॉर्म स्पेस का बिहेवियर मिल रहा है, क्योंकि t आपके पास जो है ना वो क्या है, बाइजेक्टिव है और लीनियर भी है। तो लीनियर बाइजेक्टिव ऑपरेटर्स आपके पास ना पूरी स्पेस डिराइव कर देते हैं, जीरो को जीरो पर मैप करते हैं, तो आपके पास पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस आपको मिल जाती है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म आपको मिल जाती है। तो होल स्ट्रक्चर ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस विल अकर ओवर देयर। t इज आल्सो एन आइसोमेट्री ऑफ x onto x tilde। ये आपके पास एक आइसोमेट्री भी है बिकॉज डिस्टेंस इन x and x star are determined by the norms defined by the inner products on x to x tilde। कि नॉर्म के तहत आप देखें डिस्टेंसेस बिल्कुल आपको सेम मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप जो नॉर्म लेते हैं, देखिए बात वही आ रही है कि x और ये हर एक के लिए सेम है, तो व्हाट हैपन कि tx के लिए भी सेम होगा। जब आप इसको क्या पुट करेंगे, पुट लेट टेक y इक्वल टू x पुट कर लें, तो यहाँ पर भी y इक्वल टू x पुट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर ये नॉर्म ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इट्स नथिंग बट नॉर्म ऑफ tx आ जाएगा, tx का स्क्वायर। तो आप इससे ऑब्टेन कर लेते हैं नॉर्म ऑफ tx इज सेम एज द नॉर्म ऑफ x। नॉर्म ऑफ x और नॉर्म ऑफ tx आपके पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये बिकॉज डिस्टेंस आपके पास सेम आ रहे हैं, डिस्टेंस इन x एंड x टिल्डा। जो डिस्टेंस x में, ये किस कहाँ का डिस्टेंस है, देखें ये एलिमेंट x जो है वो x का है, तो x के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहे हैं, उसकी लेंथ फाइंड हो रही है। यहाँ पे लेंथ tx की फाइंड हो रही है, और वो किसका एलिमेंट है, x टिल्डा का। तो इस वजह से डिस्टेंसेस
are determined by the norms defined by the inner products on x and x tilde. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. देखें अब the theorem about the completion in inner product space can now be stated as follows. किस तरह से हम completion का theorem स्टडी करते हैं. देखें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पिछले नॉर्म स्पेसेस और मेट्रिक स्पेसेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मिलेंगी और आपके लिए अच्छा है कि आपको नई नई चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर. कम से कम आपको थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह आती हो, यूज़ करना भी आती हो. प्रूफ बेशक आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, आपको बेशक प्रूफ ना याद हो, लेकिन आपको कम से कम थ्योरम्स जो है ना दे आर मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप, कि आपको उनका यूजेज पता हो और उनकी डेफिनेशन आपको आती हो, थ्योरम की डेफिनेशन कि थ्योरम क्या शो क्या करता है, क्या सफिशिएंट कंडीशन है थ्योरम की. So, what is the completion theorem? For any inner product space X, there exists a Hilbert space H. हर inner product space के लिए आपके पास H मिल जाता है. कोई भी आप inner product लें वो complete है कि नहीं है, completeness आपको एक जरूर मिल जाती है. यानी कि Hilbert space क्या है? complete inner product space. कि complete हो कि ना हो, completeness आपको एक Hilbert space H मिल जाती है. And an isomorphism A, एक आपके पास आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है फ्रॉम X ऑन टू द डेंस सबस्पेस W ऑफ H. एक आपको एक आइसोमॉर्फिज्म भी मिलता है और वेयर द सबस्पेस H इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम आइसोमॉर्फिज्म. देखें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आपके पास X एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है. इसके लिए आपके पास एक H जरूर आपको मिलती है कि H का एक W सबसेट है जो इसका डेंस सबसेट होता है, जिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप W का जब बार लेते हैं देन इट विल मेक्स H. इसका ये डेंस सबसेट है. आपके पास एक मैपिंग A एग्जिस्ट कर रही है जो W को किस पर मैप करती है, फ्रॉम X से. इस सेट X इनर प्रोडक्ट स्पेस X को मैप करती है ऑन टू W पर लेके जाती है. इस तरह कि आप इसका W का कोलेयर लेते हैं तो आपके पास पूरी H आ जाती है. तो आपको हर इनर प्रोडक्ट X के लिए एक हिल्बर्ट स्पेस H और ऐसी मिलती है सच दैट कि आप W का कोलेयर लेंगे तो आपके पास आंसर H आ जाएगा. और ये हिल्बर्ट स्पेस यूनिक भी होगी एक्सेप्ट फॉर द आइसोमॉर्फिज्म, कि हो सकता है आपको कोई और नई आइसोमॉर्फिज्म मैप मिल जाए सच दैट कि कोई B मिल जाए कि जो X को किसी W टिल्डा पे मैप करती है और W टिल्डा का कोलेयर लें तो H आ जाता है. वहां पर चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं. अदरवाइज दिस आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग इज H इज यूनिक. This Hilbert space is unique. इस थ्योरम के स्टेप बिल्कुल उसी तरह प्रोसीड होते हैं जिस तरह हम अब थ्योरम नॉर्म स्पेसेस में स्टडी कर चुके हैं बाय द नॉर्म स्पेस थ्योरम. कि देयर नॉर्म स्पेस में हम क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट ए बनाक स्पेस. कोई बनाक स्पेस आपके पास मिल जाती है आपको such that the isometry A from X onto the subspace W of H which is dense in H. कि W का कोलेयर लें तो H की इक्वल आ जाएगा. For reason of continuity under such an isometry, sum and scalar multiplicity of elements in X and W correspond to the each other. ये आपकी सारी वो चीजें वही हैं, सारा स्ट्रक्चर वही पड़ा हुआ है नॉर्म स्पेस वाला, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती. सेम प्रूफ आपका उसी तरह वर्क कर रहा है. मैपिंग आपको मिल गई, आइसोमॉर्फिज्म इवन आपने उसी तरह नॉर्म स्पेस की बदौलत ऑब्टेन कर लिया और आपके पास बोथ रिगार्डेड एज ए नॉर्म स्पेसेस की वजह से. लेमा, अब जो हमने प्रीवियस लेमा शो किया वो क्या है कि आपके पास वन कैन से दैट कि आपके पास बाय द सेटिंग वही हम जिस तरह सीक्वेंस लेते हैं एक में और दूसरे में, हम कह सकते हैं कि XN आपका जो है ना सीक्वेंस है जो रिप्रेजेंट करता है कि XN और YN की इनर प्रोडक्ट लें वो कन्वर्ज करती है X टिल्डा को और Y टिल्डा को, जिस तरह Y कैप कहते हैं X कैप Y कैप को. वेयर आपके पास XN और YN जो है वो रिप्रेजेंट ऑफ X, इसके रिप्रेजेंटेटर्स हैं जिस तरह हमने प्रीवियस नॉर्म स्पेसेस में पढ़ा था कि X जो है वो H को बिलोंग, X जो है कैप X को बिलोंग करता है, इसके एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है. Y टिल्डा जो है वो अगेन H को इसकी भी रिप्रेजेंटेशन है. और आपके पास सीक्वेंस ऐसे मिल जाते हैं जिनको कन्वर्ज करते हैं. एंड वी आल्सो सी दैट A इज आइसोमॉर्फिज्म ऑन X on to W both regarded as inner product spaces. Inner product space के स्ट्रक्चर की तरह आपको ये सारी चीजें सेम मिल जाती हैं. इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं, the theorem in norm also guarantees that H is unique.
जिस तरह नॉर्म स्पेस में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेम रहता है और आपकी ये हिल्बर्ट स्पेस भी बिल्कुल यूनिक होगी नॉर्म स्पेस की तरह, एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज, कि आइसोमेट्री अगर आपकी कोई इस तरह की है कि आपको कोई और नई मैप, आपको सपोज में यहाँ पे ना ए कह देता हूं कि ए स्टार कोई और मैप है, ये इस तरह की मैप है कि जो आपको अगेन आपके ए को किसी डब्ल्यू स्टार पर मैप करती है, सच दैट कि डब्ल्यू स्टार आप लेते हैं तो आपके पास अगेन एच बन जाता है। तो ये आपको एक और नई आइसोमेट्री मिल सकती है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे एक्सेप्ट आइसोमेट्रीज दैट इज द टू कंप्लीशन एच और एच टिल्डा ऑन एक्स आर रिलेटेड बाय द आइसोमेट्री, कि आपके पास वो आइसोमेट्री होगी। उसका मतलब क्या होगा कि वो जो W मिला उसने आपको कोई H टिल्डा दे देना है, फिर आपको क्या होगा कि ये H और H टिल्डा में एक खास रिलेशन होगा, वो क्या होगा आइसोमेट्री का, कि दोनों आपके पास आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होंगे, दोनों के दरमियान नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। रीजनिंग एज इन द केस ऑफ ए वी कंक्लूड दैट T मस्ट बी एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपके पास दोनों नंबर के अंदर ना एक 1-1 मैप मिल जाती है जो बताती है कि जो एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेयर हैं उतने वहां पे भी हैं, क्यों, मैप 1-1 और ऑन 2 है। दूसरी बात कि आपके पास मीट्रिक के तहत नॉर्म सेम है, इनर प्रोडक्ट सेम है, तो गोया क्या रह गया, सारा स्ट्रक्चर आपको सेम मिल गया, तो दोनों स्पेसेस आपके पास आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिज्म हो जाती हैं। T must be isomorphism and Hilbert space isomorphism of Hilbert space H onto the Hilbert space H tilde। तो अगर कोई दूसरी स्पेस आपको मिलती है तो वो दूसरी इसके आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होगी। अब हम इम्पोर्टेंट इसमें बात करते हैं नॉर्म स्पेसेस के जो है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस की सब स्पेस क्या होती है। अगर आपके पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है X तो हम कहते हैं इसकी कोई सब स्पेस Y, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। हम वी आर इंटरेस्टेड सम Y, इसकी सब स्पेस का हमें पता है सब स्पेस क्या होती है। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस हो, यानी कि वेक्टर स्पेस की सब स्पेस कब होती है, जब उसके लीनियर एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर मौजूद हो। हम यूज कर चुके हैं कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इज ऑल्सो बिलोंग टू द दैट सेट W, तो वो इसकी सब स्पेस हो जाती है। यहां पर इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होगा, इस सब स्पेस Y of a inner product space X is defined to be vector subspace of X taken in the inner product on X restricted to the Y cross Y। देखें यूजफुल बात है, मैं अगर एक्सप्लेन करूं ना, X आपके पास एक सेट है, इसके ऊपर आपने एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर क्या है, इट्स अ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। अब आप कोई Y लेते हैं जो इसका सबसेट है X का, ठीक है, ये Y लेट आपने कोई Y का सबसेट लिया, इस तरह के Y के साथ भी आपने इनर प्रोडक्ट यही लिया। अब देखें यहां पे सारे X एलिमेंट हैं, लेकिन आपने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ Y के एलिमेंट के इनर प्रोडक्ट वही है, कैलकुलेट उसी तरह करता है, मल्टीप्लाई करता है या उनको जैसे कैलकुलेट करता है 2 से मल्टीप्लाई करता है, वट एवर उनको, या कोई वेट असाइन करता है, लेकिन सिर्फ एलिमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं टू द Y क्रॉस Y, कि ये Y के एलिमेंट को ही यहाँ पे आप एम्प्लॉय करते हैं। तो उस केस में ये आपके पास ना ये एक सब स्पेस बन जाएगी, इज अ सब स्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस X, इस X की सब स्पेस हो जाएगी अगर आप उसका जो इनर प्रोडक्ट इस पे जो डिफाइंड है इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दें Y के एलिमेंट के लिए। सिमिलरली अ सब स्पेस Y ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस, अब ये इनर प्रोडक्ट के बाद हिल्बर्ट क्या होती है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आपके पास प्लस कंप्लीटनेस भी है, तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिफाइंड टू बी अ सब स्पेस रिगार्डेड एज द इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये भी आपके पास एज इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। नोट दैट Y नीड नॉट बी द हिल्बर्ट स्पेस बिकॉज Y मे नॉट बी कंप्लीट। अब देखें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक सेट है 0-1 क्लोज सेट है, आप इसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं कोई भी, कि आप इसके एलिमेंट को इस तरह के, देखें मैं ये बता भी देता हूं, XY का इनर प्रोडक्ट लें ना, कोई 2 एलिमेंट यहां से लें तो आपके पास आंसर आएगा X मल्टीप्लाई बाय Y। तो देखें 0 और 1 के दरमियान जो भी एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके अंदर ही रहेगा, आपको नंबर मिल जाता है। तो ये आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये कंप्लीट भी होगी। कंप्लीट क्यों होगी, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस इसके अंदर ही कन्वर्ज करता है, वेरी नाइस स्पेस है। इसे मैं कह देता हूं H,
क्योंकि ये हिल्बर्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट भी है, कंप्लीट भी है। मैं लिख लेता हूं इनर प्रोडक्ट स्पेस प्लस कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज इट्स अ हिल्बर्ट। ये हिल्बर्ट स्पेस होगी। अब आप इसकी कोई सब स्पेस लेते हैं, इस तरह के 0 1 ओपन सेट ले लें, इसमें इनर प्रोडक्ट यही रहते हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ है? सिर्फ इसके एलिमेंट का ना, यानी कि सिर्फ आप इसमें यही एलिमेंट डाल सकते हैं, उनका आप इनर प्रोडक्ट लेते रहें। तो ये आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, इट्स अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? क्या हर कॉची सीक्वेंस इसी के अंदर कन्वर्ज करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक सीक्वेंस है, 1/n ले ले, 1/n स्क्वायर ले ले, 1/n क्यूब ले लें, इसके अंदर सीक्वेंस है, लेकिन वो इसके अंदर कन्वर्ज नहीं करते, जीरो को कन्वर्ज करते हैं, जीरो इसमें शामिल ही नहीं होता। अब और लामहदूद इस तरह के सीक्वेंस ले सकते हैं जो या तो 1 को कन्वर्ज करते हैं या 0 को, इनके अंदर कन्वर्ज नहीं करते। इस वजह से ये इनर प्रोडक्ट है बट प्लस नॉट कंप्लीट। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूं कि नॉट कंप्लीट। उसकी वजह क्या है कि आपके पास ये कंप्लीटनेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये इट्स नॉट हिल्बर्ट स्पेस। ये आपके पास सब स्पेस तो है, ये आपके पास क्या बन जाएगी? स्कालर सब स्पेस। तो हर देखें, ये आपके पास वो ये आपके पास सब स्पेस है, ये वो सब स्पेस है जो इनर प्रोडक्ट तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंटेन किस में कर रही है? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट, कंप्लीट हिल्बर्ट, यानी कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर है लेकिन खुद कंप्लीट नहीं है। इस वजह से कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस में है लेकिन खुद कंप्लीट नहीं है। वी से दैट इट्स ओनली इनर प्रोडक्ट स्पेस या इनर प्रोडक्ट सब स्पेस ऑफ एच। तो ये वो एग्जांपल है जिस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास ये काउंटर एग्जांपल हमें मिल गई कि हर हिल्बर्ट स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो जरूरी नहीं है कंप्लीट हो। तो आप इस तरह बहुत सारी इसकी स्पेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट को स्टडी करते हैं सब स्पेसेस के मुतालिक से कि लेट y बी अ सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस। h आपके पास कोई हिल्बर्ट स्पेस है? ये आपके पास हिल्बर्ट है और इसकी कोई सब स्पेस है y इसके अंदर सब स्पेस है, यानी कि इनर प्रोडक्ट वही आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। दिस y इज कंप्लीट if and only if y is closed in h। अब देखें, आपके पास यहाँ पे रिजल्ट था जिस तरह मैंने आपके सामने शो किया, y आपका कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर मैं y को क्लोज कर दूं, क्लोज का क्या मतलब है? इस सेट को क्लोज कर दूं, ये सेट क्लोज होगा तो देखें ये इसकी इक्वल आ जाएगा। क्लोजनेस की वजह से आपके पास कंप्लीटेशन आपको मिल जाएगी। क्लोजनेस आपको क्या दे देगी? क्लोजनेस आपको दे देगी कि हर उसका कॉची सीक्वेंस के अंदर ही कन्वर्ज करता है, तो वो स्पेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हेंस वी कैन से दैट कि y कंप्लीट है, या y इज आल्सो हिल्बर्ट। आप ये कह दें कंप्लीट, इसका मतलब है हेंस हिल्बर्ट। ये हिल्बर्ट कब होगी? इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड इन h। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कोई क्लोज सब स्पेस उसकी होगी तो वो हम कह सकते हैं एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस इज हिल्बर्ट। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया कि सिर्फ कंप्लीटनेस हमें चाहिए होती है, कंप्लीटनेस इफ एंड ओनली इफ इट इज is in a closed subspace of a Hilbert space. Also देखें कंप्लीटनेस अगर हो तो हिल्बर्ट क्लोजनेस आपको अगर कंप्लीट होती है तो कंप्लीटनेस का क्या मतलब है कि हर कॉची सीक्वेंस के अंदर ही कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब क्या है? हर कॉची सीक्वेंस के अंदर ही कन्वर्ज करेगी तो वो क्लोज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजनेस एंड कंप्लीटनेस ये आपस में इंटर रिलेटेड है। कहाँ पे? हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर देखें, मैं अगर कंप्लीटनेस के बारे में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी स्पेस कंप्लीट है कि हर कॉची सीक्वेंसेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है, तो फिर वो इफ एंड ओनली इफ सेट इज क्लोज्ड। अगर सेट क्लोज होगा तो हर कॉची सीक्वेंसेस के अंदर ही कन्वर्ज करेगा, इट्स मीन इट्स अ कंप्लीट। तो थिंग्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। एक और इंपॉर्टेंट बात देखें, यहाँ पर देखें आपके पास Q सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ R। R क्या है आपके पास? R इज हिल्बर्ट। R हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है और क्योंकि ये कंप्लीट भी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, लेकिन Q कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं, रैशनल नंबर हैं जो इर्रेशनल नंबर को कन्वर्ज करते हैं। तो इस वजह से Q नहीं, लेकिन Q का जब आप डेंस लेते हैं, इसका कोलियर लेते हैं, तो आपके पास R बन जाता है। और R क्या है? R इज कंप्लीट। तो कोलियर हमेशा क्लोज सेट होता है।
तो देखें आप लेते हैं वो क्लोज भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया इसका, और वो क्लोज और कंप्लीटनेस इंप्लाइज इट्स आल्सो द हिल्बर्ट, क्योंकि आर का हिल्बर्ट है तो इसका मतलब है ये भी हिल्बर्ट बन गया। तो ये देखिए चीजें किस तरह से आपस में इंटररिलेटेड हैं, कितनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं। प्लीज आप इनको अच्छी तरह कवर अप करें और इन चीज के बारे में सही तरह अपना एनालिसिस करें। इफ y इज फाइनाइट डायमेंशनल देन y इज कंप्लीट। फाइनाइट डायमेंशनल देखें Rn में हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है वो कंप्लीट होती है। उसकी वजह क्या है, हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आपकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाती है। हर फाइनाइट डायमेंशनल y इज फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस। अब सब स्पेस होने की वजह क्या होती है कि आप सब स्पेस का मतलब क्या है कि फाइनाइट, कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। आप Rn की बात करते हैं, Rn आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल है तो Rn कंप्लीट भी है, क्योंकि R के अंदर हर जो सीक्वेंस बनाते हैं Rn का हर सीक्वेंस Rn के अंदर ही कन्वर्ज करता है। हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का हर सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि Rn हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस वो कंप्लीट हो जाती है। तो वो कंप्लीट होती है तो हम कह सकते हैं कि y इज हिल्बर्ट। तो हम कह सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस इज हिल्बर्ट, कि फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस अगर हिल्बर्ट स्पेस में हो तो वो भी आपके पास हिल्बर्ट हो जाएगी। तो y की कंप्लीटनेस, y कंप्लीट हुई तो इसका मतलब है y इज आल्सो हिल्बर्ट। तो देखेंगे भी आपके पास बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है। प्लीज आप इसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर गौर करें और देन सी द ब्यूटीफुल थिंग्स। नाउ इफ H इज सेपरेबल, सेपरेबल का मतलब है H का कोई डेंस सबसेट एग्जिस्ट करे। एग्जांपल देखें आपके सामने है, H का कोई डेंस सबसेट करे, H इज सेपरेबल सो इज Y। अगर H सेपरेबल है तो Y इज आल्सो सेपरेबल। मोर जनरली एवरी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट ऑफ सेपरेबल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेपरेबल। सेपरेबल क्या है कि आप इसका क्लोजर लें, R की इक्वल आ जाएगा और वो कंप्लीट होगी। तो आप देखें हर H जो है वो यहां पर देखें, मैं कहता हूं R हिल्बर्ट स्पेस है, R सेपरेबल भी है। क्यों? R का डेंस सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, Q भी डेंस है, Q बार भी डेंस है, Q बार में या Q डैश कहता हूं सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसका बार भी लें इसका बार भी लें, दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों इक्वल किसके हैं, R की इक्वल, और दोनों कंप्लीट बन जाते हैं, दोनों अगेन हिल्बर्ट बन जाते हैं, सेपरेबल। तो वन कैन से दैट एवरी सबसेट ऑफ सेपरेबल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेपरेबल। R आपके पास इनर प्रोडक्ट भी है, क्योंकि R में आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या है, R के 2 नंबर का इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या होता है x मल्टीप्लाई विद y, वही आपका यूजुअल इनर प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास ये 3 सब स्पेस की बहुत खूबसूरत थ्योरम्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी फिंगर टिप पर होने चाहिए। कौन कौन से, कि अगर y कंप्लीट है, कंप्लीट सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस है तो इट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड, यानी कि क्लोज है तो वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट है तो वो क्लोज होगी। और फर्दर y अगर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस की तो y इज कंप्लीट, तो कंप्लीटनेस की वजह से y जो है अगेन हिल्बर्ट हो जाएगी। एंड इफ H इज अ सेपरेबल सो इज y, कि अगर H सेपरेबल है तो y भी सेपरेबल होगा। और मोर जनरली वी कैन से दैट एवरी सबसेट ऑफ सेपरेबल, यानी कि एवरी सबसेट जिस तरह Q हो या Q बार हो, R के 2 आपके पास सेपरेबल सबसेट्स हैं, विच इनर सेपरेबल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेपरेबल। आप ये ले लें, इस तरह स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो वहां पे भी आपके पास हर एक इरेशनल इरेशनल पार्ट्स को अलग अलग करें, रियल और इमेजिनरी, आप ग्रुप करें, उसका क्लियर लें तो वो भी इस तरह आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो और इस तरह की बहुत सारी हमारे पास खूबसूरत चीज़ें हैं। आर स्क्वायर में भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी सेपरेबल स्पेसेस हैं, यानी कि जो अगर जिसकी होम स्पेस है, यानी कि जिसकी जो पेरेंट स्पेस है, जो हिल्बर्ट स्पेस जिसके अंदर वो कंटेन कर रही है सब स्पेस, ये स्पेस जिस स्पेस के अंदर कर रही है कंटेन, वो अगर हिल्बर्ट स्पेस है और वो सेपरेबल है तो ये स्पेस भी आपके पास सेपरेबल होगी। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, हमने उसका प्रूफ भी देखा। फर्दर हमने इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को देखा, इनर प्रोडक्ट स्पेस की खूबसूरत के अंदर खूबसूरत स्पेस है। फिर हमने कंटिन्यूटी को देखा कि आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कंटिन्यूस भी होती है। फिर हमने आइसोमेट्री को देखा, आइसोमॉर्फिज्म स्पेसेस को देखा। फिर उसके बाद हमने सब स्पेसेस को देखा और आपके ये सब स्पेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमने इसका एनालिसिस किया। नेक्स्ट लेसन में हम इससे रिलेटेड कुछ मजीद रिजल्ट्स देखेंगे और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।